हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबकी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल वो कौन था का चौथा भाग। शंकर बापड़े ने 5 मंजिला इमारत के बाहर ही टैक्सी छोड़ी और 500 का नोट ड्राइवर को देकर भीतर प्रवेश करता चला गया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अभी इमारत के प्रवेश गेट पर ही था कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने आ गया। बापड़े ने उसे देखा तो वो जल्दी से कह उठा, आप कहाँ चले गए थे सर? सब आप सब आपको ढूंढ रहे हैं। हमें सड़क किनारे खड़ी आपकी गाड़ी मिल चुकी है। सबको आपकी चिंता हो रही थी। फ़ोन पर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। गाड़ी ले आए? पापड़े ने पूछा। जी। कोई नई खबर? वो तीनों भी आपके लिए परेशान हो रहे हैं। शंकर पापड़े आगे बढ़ता चला गया। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचा। पूरी चौथी मंजिल उसकी थी। कई जगह गनमैन खड़े नजर आ रहे थे। आदमी आते जाते देख रहे थे। बापड़े ने एक कमरे का दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश किया तो गुलाम को अपनी टेबल पर टांगे लटकाए बैठा देखा। वो कुछ परेशान था। बापड़े को देखते ही गुलाम चौंका, उतर कर आगे आया। आप कहाँ चले गए थे बापड़े साहब? गुलाम के सर में राहत के भाव थे। काम था। तो बताकर जाते। सारे बॉडीगार्ड। वो तीनों कहाँ हैं? भीतर। गुलाम ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो भी परेशान है। बापड़े उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, गुलाम भी। तुम वहीं रहो, बापड़े ने कहा तो गुलाम वहीं रुक गया। बापड़े ने दरवाज़ा ढकेल कर भीतर प्रवेश किया। दरवाज़ा बंद होता चला गया। भीतर सामान्य से कमरे में 3 आदमी थे। एक कमरे में टहल रहा था, उसका नाम जोएल था। दूसरा कुर्सी पर बैठा था, वो टोनी था। तीसरा एक तरफ खड़ा उसे घूर रहा था, उसे बलसार कहते थे। तीनों की उम्र 40 से 50 साल थी। शंकर बापड़े ने तीनों को देखा। हमने कैमरे द्वारा तुम्हें आते देख लिया था, जोएल ठिठक कर बोला। तुम हमारी इजाज़त के बिना देवराज चौहान से मिलने गए? हमारे रोकने पर भी नहीं रुके, बलसार बोला। उससे मिलना ज़रूरी था। वो हर रात हमारा एक ठिकाना तबाह करने को कह रहा था, बापड़े ने कहा। मतलब कि हर मामूली इंसान तुम्हें धमकी देगा तो? देवराज चौहान मामूली नहीं है, वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है। डकैती मास्टर? बलराज की आंखें सिकुड़ी। मैंने देवराज चौहान का नाम सुन रखा है, कुर्सी पर बैठा टोनी बोला। पर इस तरह के लिए तुम क्यों गए? मैंने जाना ठीक समझा, वो मेरे से मिलना चाहता था। तुमने जाना ठीक समझा? जोएल कड़वे स्वर में बोला। तुम कौन होते हो गलत सही का फैसला करने वाले? क्या इन मामलों में मेरी जिम्मेवारी नहीं? बापड़े के माथे पर बल पड़े। है। परंतु तुम इस तरह खुला घूमो, ये बात। मेरा जाना ज़रूरी था। देवराज चौहान की गलतफहमी दूर करना ज़रूरी था। रात उसने हमारा एक ठिकाना उड़ाया। उससे ना मिलता तो आज रात दूसरा ठिकाना उड़ा देता। ये बात पुलिस को पसंद नहीं आती कि धमाके हो। पुलिस पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो तो मौका ढूंढ रही है मुझे पकड़ लेने का। कुछ नहीं होगा। हम पुलिस को पैसा पहुंचाते हैं। पुलिस धमाकों को पसंद नहीं करेगी। बापड़े आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस यही समझती है कि इन सारे कामों के पीछे शंकर बापड़े है। उन्हें यह नहीं पता कि शंकर बापड़े के 3 साथी और भी हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। तुम लोगों ने मुझे फ्रंट में रखा हुआ है। खतरे तो अब मुझे ही उठाने पड़ेंगे। देवराज चांद को क्या पता कि मेरे साथ तुम तीनों भी हो, वरना वो हम चारों से एक साथ मिलना पसंद करता। जेल बलसार की नज़रें मिली। टोनी ने बापड़े को देखकर कहा, देवराज चौहान से क्या बात हुई? बलसार भी कुर्सी पर आ बैठा था। बापड़े ने सारी बातें बताई। आधा घंटा वो बताता रहा, फिर बोला, तुम लोगों को नीरा की मौत के बारे में पता था? सप्ताह पहले ही पता लगा था, जोएल ने कहा। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था, तुम उसे छोड़ चुके थे। तुम तीनों ने मुझ पर दबाव डाला था छोड़ने को, बापड़े ने तीखे स्वर में कहा। हमने नहीं, टोनी बोला। वो तुम्हें यह धंधा छोड़ने को कह रही थी। मैं तो धंधा छोड़ने को भी तैयार था, लेकिन तुम लोगों ने धमकियां देकर मुझे पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। हम तुम्हें धंधा कैसे छोड़ने देते? तुम्हारे नाम पर ही तो सब काम चल रहा है। तुम पीछे हटकर तो धंधा खत्म हो जाएगा। सवाल ये नहीं कि इन कामों को संभालता कौन है, सवाल ये है कि किसके नाम का सिक्का चलता है। तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है। हम पार्टनर हैं इस धंधे। गलत मत कहो, हम पार्टनर नहीं है। शंकर पापड़े ने टोनी को घूरा। मुझे से प्रॉफिट का 10% मिलता है, बाकी का 90% तुम लोगों की जेबों में जाता है। 10% बहुत ज़्यादा रकम बैठती है, बलसार ने कहा। सारा काम हम संभालते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही चलता है। मैं भी काम करता हूँ। ज़रूर, टोनी मुस्कुराया। लोगों को दिखाना भी तो है कि तुम काम करते हो। सब यही जानते हैं कि हम तुम्हारे मैनेजर हैं। तुम्हारे ऑर्डर पर ही हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही संभालते हैं। 3 साल पहले तुम कुछ भी नहीं थे। ट्रक्स का मामूली सा काम करते थे और हमारे पास काम की योजना थी। लगाने को पैसा था। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके नाम पर हम काम कर सकें। हमने तुम्हें मुंबई का बादशाह बना दिया 3 सालों में। जब पुलिस का खतरा आया तो तुम तीनों भाग जाओगे, फंसूंगा मैं तो तुम लोगों को आज तक ठीक से जानता भी नहीं कि तुम लोग कौन हो, कहाँ रहते हो, किधर से आते हो, और जानने की ज़रूरत भी क्या है? बहुत पैसा तुम कमा रहे हो। नीरा के बारे में मुझे बताना चाहिए था।
ज़रूरत नहीं समझी। किसने नीरा की हत्या की? हमने नहीं करवाई। मेरे से झूठ मत बोलना। हम पार्टनर हैं, आपस में झूठ नहीं बोलते। और जगमोहन का मामला क्या है? हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, वो हमारे पास नहीं, हम उसे जानते नहीं। देवराज चौहान खतरनाक इंसान है। अगर तुम लोग झूठ कह रहे हो तो हम सच कह रहे हैं, और हम देवराज चौहान से डरते भी नहीं हैं। तुम खामाखाई उससे मिलने गए, हम खुद ही उससे निपट लेते। वो होता ही कौन है हमारे रास्ते में आने वाला? वो खतरनाक है, मैं बार बार कह रहा। हमसे भी ज़्यादा खतरनाक? टोनी ने बापड़े की आंखों में झांका। पता नहीं। वलसार ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसे दिया। इसे रखो, तुम्हारा पेन टेबल से मैंने उठा लिया था। बापड़े ने पेन कमीज़ की जेब में रखते कहा। शौकत को किसने मरवाया? हम नहीं जानते, जोएल बोला, पर वो अच्छा काम करने वाला था। उसे मोटरसाइकिल पर बैठे दो लोगों ने मारा था। मोटरसाइकिल तुम लोगों ने तो नहीं भेजी? आजकल हर कोई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगा इस काम में। टोनी क्या उठा। मैं सोच रहा हूँ जगमोहन कहाँ गायब हो सकता है। तुम्हारा जगमोहन से क्या मतलब? वो मेरे से 14 साल की लड़की मांग रहा था, जिसे कि हमारे आदमियों ने जूही इलाके से उठाया था। परंतु हमारे आदमी की तरफ से यही बात सामने आई कि हमने जूहू से किसी लड़की को नहीं उठाया। मैंने ये बात नीरा से कह भी दी। उसके बाद नीरा की हत्या कर दी गई और जगमोहन गायब हो गया, फिर मार दिया गया। ऐसे ही कुछ भी हुआ हो सकता है। पापड़े की निगाह तीनों पर गई। मैं कुछ कहूँ पापड़े? टोनी ने उसकी आंखों में झांका। क्या? अपने काम की तरफ ध्यान दो। तेरा दिमाग सिर्फ अपने काम की तरफ होना चाहिए। इन बेकार की बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं, और ना ही हमने वास्ता रखना है। हमें सिर्फ अपना काम देखना है। तुम कहो तो देवराज चौहान को ख़त्म कर दें? जोएल बोला। ये तो झगड़ा करने वाली बात होगी। देवराज चौहान तो, पापड़े ने कहना चाहा। कोई झगड़ा नहीं, गोली अंदर, देवराज चौहान का दम बाहर। पापड़े ने तीनों को देखते गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में अब देवराज चौहान हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हमें उससे वास्ता नहीं रखना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। हम तुम्हारा रुतबा बढ़ाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, बलसार ने कहा। रुतबा? वो कैसे? इसी सप्ताह सोनू सावंत हमसे मुलाकात करने वाला है। सोनू सावंत, मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन? बापड़े ने हैरानी से बोला। हाँ। बलसार मुस्कुराया। वो हमसे क्यों मिलेगा? वो हमारे से दोस्ती की इच्छा रखता है। संभव है वो अपनी जगह तुम्हें दे दे, या पार्टनर बन जाए हमारा। मुझे? बापड़े के चेहरे पर अजीब से भाव थे। पार्टनर? हाँ, पार्टनर। उसका और हमारा धंधा एक हो सकता है। अपनी जगह वो तुम्हें दे देगा और महीने का 10% प्रॉफिट उसे मिलता रहेगा। अभी बातें होंगी इस बारे में, पर वह ऐसा क्यों करेगा? ये हम पर छोड़ दो। हम तो कब से तुम्हारा रुतबा बढ़ाने की चेष्टा में हैं। सोनू सावंत के पीछे हटते ही तब तुम मुंबई के पावरफुल डॉन बन जाओगे। सोचो क्या शान होगी तुम्हारी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोनू सावंत अपनी जगह मेरे लिए क्यों छोड़ेगा? मैं तुम कुछ मत सोचो। यहाँ तक भी तुम्हें हमने पहुँचाया, आगे भी हम पहुँचाएंगे। तो मुझे असल बात बताओगे नहीं? ये सब कैसे किया जा रहा है? बापड़े ने कहा। आम खाओ, पेड़ को बड़ा करना हमारा काम है। शंकर बापड़े गंभीर नजर आ रहा था। कई पलों की चुप्पी रही। क्या सोच रहे हो? तुम लोगों को मैं आज तक नहीं समझ पाया। सोनू सावंत पर काबू पाना कितना कठिन है ये मैं समझ सकता हूँ। और तुम लोग कहते हो कि वो अपनी जगह मेरे को देकर सिर्फ 10% का हर महीने हिस्सा लेगा। ऐसा होने वाला है बापड़े, जोएल ने गंभीर स्वर में कहा। बापड़े ने गहरी सांस ली। तभी बापड़े का फ़ोन बज उठा। हेलो। बापड़े ने बात की। बापड़े? देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझ पर मोटरसाइकिल वालों ने फायर किया है। नहीं। बापड़े के होठों से निकला। ये तब की बात है जब तुम मेरी कार से निकले और मैंने कार आगे बढ़ाई। मैंने तो गोली की आवाज़ नहीं सुनी। साइलेंसर इस्तेमाल किया गया था। मेरा इस बात से कोई वास्ता नहीं, बापड़े ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक तुम मेरे पास बैठे रहे मुझ पर फायर नहीं हुआ। तुम्हारे अलग होते ही मुझे इस मामले में मत घसीटो। मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं, बापड़े बोला। तुमने कोई झूठ बोला हो तो बता दो। नहीं, सच का है। उधर से देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। कौन था? बलसार बोला। देवराज चौहान। बापड़े ने बताया कि उस पर गोली चलाई गई है मोटरसाइकिल से। तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? मैं चिंता क्यों करूँगा? उसका फ़ोन आया तो बता दिया। ये काम हमने किया है। नहीं, ये काम हमारा नहीं है। तुम लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसका आगे का दांत चांदी का हो? वो पेशेवर हत्यारा है। देवराज चौहान कहता है कि उसी के इशारे पर शौकत को मारा गया, बापड़े ने कहा। पलसार ने टोनी को देखा। जोएल बोला। देवराज चौहान जाने क्यों तुम्हारे सर पर चढ़ बैठा है? सर में नाराज़गी थी। वो चांदी के दांत वाला हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते। जानते होते तो तुम्हें भी पता होता। शंकर बापड़े सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान अगर दोबारा तुम्हें परेशान करे तो इशारा कर देना, जोएल बोला। बापड़े ने सिर हिलाया। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। हमेशा की तरह काम हम संभाल लेंगे। तुम्हारे मैनेजर जो ठहरे, जोएल मुस्कुरा करके उठा। तुम्हें तो सिर्फ चेहरा आगे रखने के तगड़े नोट मिलते हैं। मैं काम भी करता हूँ, तेज स्वर में कहते हुए बापड़े खड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, टोनी ने हाथ उठाकर कहा।
जाते वह बॉडीगार्ड अपने साथ रखना। शंकर बापड़े वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ पल उनके बीच चुप खामोशी रही। वो पेन ठीक से काम कर रहा है? टोनी ने बलसार को देखा। बलसार की जेब में छोटा सा यंत्र निकला और उसका स्विच दबा दिया। यंत्र रूपी स्पीकर से बापड़े और गुलाम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो बातें कर रहे थे। ठीक है, बलसार स्विच ऑफ करता क्या उठा। बापड़े को पेन जेब में रखने की आदत थी। ये जहाँ भी रहेगा हम बातें सुन सकेंगे। पेन में खास तरह का ट्रांसमीटर है जो कई मील तक एरिया कवर करता है। मेरे ख्याल में बापड़े ज़्यादा फैल रहा है, जोएल ने कहा। कैसे? चांदी के दांत वाले के बारे में पूछ रहा। इन बातों को हल्के में लो, वो कुछ नहीं जानता। उतना ही जानता है जितना हम बताते हैं। देवराज चौहान से चांदी के दांत वाले के बारे में सुना है और हमसे पूछने लगा, बस इतनी ही बात है, टोनी ने कहा। टोनी ठीक कह रहा है, बलसार ने अपनी सहमति दी। देवराज चौहान के बारे में क्या कहना है? टोनी ने पूछा। वो जगमोहन को ढूंढ रहा है। ढूंढने दो, वो चांदी के दांत वाले को भी ढूंढ रहा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, हमारे जो काम है हमें उस तरफ देखना है। ये मामले हमारे खड़े किए हुए नहीं है, परंतु वास्ता तो हमसे ही रखते हैं। इस बारे में जब हमसे कुछ कहा जाएगा तब हम सोचेंगे। अभी तो सोनू सावंत का काम हमारे सामने आया है। समझ में नहीं आता कि सोनू सावंत जैसे डॉन को काबू कैसे किया गया होगा, टोनी बोला। पलसार ने तीखी निगाहों से टोनी को घूरा। तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो टोनी। सॉरी, मैंने यूं ही कह। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। हम हर वक्त मौत के मैदान में खड़े हैं, ये मत भूलो, बलसार ने गंभीर स्वर में कहा। सोनू सावंत से मुलाकात का कौन सा दिन तय हुआ है? जोहेल ने पूछा। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, टोनी कह उठा। अगला दृश्य। सोहनलाल ने कॉफ़ी का घूंट भरा और सामने बैठे देवराज चौहान को देखा। दोनों बंगले पर साथ साथ ही पहुंचे थे। सोहनलाल ने कॉफ़ी बनाई तो तब तक देवराज चौहान ने नहा धोकर दूसरी पैंट कमीज पहन ली। उसके बाद देवराज चौहान ने सोहनलाल को सब कुछ बताया। सुनकर सोहनलाल गंभीर होता कह उठा, हालात तो रहस्यमय होते जा रहे हैं। कोई साजिश रच रहा है। पहले जगमोहन पर साजिश रची गई। किसी की सहायता के नाम पर वो इस मामले पर फंस गया, और जब मैं इस मामले में आया तो मैं भी फंसता चला गया। अब मुझे शूट करने की कोशिश की गई। ये कौन कर रहा है? इस बात का जवाब तो उसके पास है जिसने जगमोहन की सहायता ली। समझ में नहीं आता कि जगमोहन किसकी सहायता कर रहा था। वो कौन था? सोहनलाल बोला। वो कौन था ये पता चल जाए तो मामले की ज़्यादातर परतें खुल जाएंगी। गहरा जंजाल है ये मामला। जगमोहन का फ़ोन मधुराव के पास पाया गया। दोबारा जब उससे मिलने गया तो पता चला वो जगह उसकी नहीं, वहाँ तो कोई और लोग रहते। इस तरह गुलशन का पता लगा कि वहाँ बूढ़ा बूढ़ी रहते। जिस दिन गुलशन उस फ्लैट पर मुझे मिला उस दिन बूढ़ा बूढ़ी लीलावती अस्पताल में डॉक्टर के पास गए हुए थे। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। कुछ कुछ मैं समझ रहा हूँ पर ज़्यादा नहीं। जो समझे वो बताओ। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा और कहा। जगमोहन डीलक्स बार में नीरा से मिला। नीरा खोटे को उसने नोट बरसाकर फंसाने की चेष्टा की। ये जुदा बात रही कि जगमोहन उसे बाद में सच में चाहने लगा। जगमोहन को नीरा की इसलिए ज़रूरत थी कि वो नीरा के माध्यम से शंकर बापड़े तक पहुंचना चाहता था, ताकि बापड़े से उस लड़की को आज़ाद करा सके। सोहनलाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। सवाल ये पैदा होता है कि जगमोहन को काम हाथ में लेते ही ये बात फौरन कैसे पता चल गई कि नीरा खोटे द्वारा वो बापड़े तक पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। शायद ये बात उसी ने जगमोहन को बताई हो जिसके लिए जगमोहन उस लड़की को ढूंढ लेना चाहता था। यानी कि जगमोहन का ध्यान शंकर बापड़े की तरफ लगाया जा रहा था। हाँ, शंकर बापड़े के चक्कर में पड़ा जगमोहन अचानक ही गायब हो गया। नीरा को शूट कर दिया गया। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद कई दिन बीत गए। मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ। तुम जगमोहन की तलाश में लगे रहे, मैं मलेशिया में व्यस्त रहा, और वापस आते ही मैंने जगमोहन की तलाश शुरू कर दी। जगमोहन का फ़ोन बंद आ रहा था। जगमोहन के लिए मेरी तलाश चलती रही कि एक दिन जगमोहन के फ़ोन पर बेल जाने लगी। पता चला मधुराव नाम के व्यक्ति के पास है। उससे मिला तो उसने अपने भाई बाजीराव का नाम लिया, जो कि शंकर बापड़े के लिए काम करता था। और उसने बताया बाजीराव साथी के तौर पर गुलशन नाम के व्यक्ति के साथ था। ये बाबूराव नहीं, बाजीराव है। गुलशन से मिला तो उसने शौकत का नाम ले लिया, जो कि बापड़े के लिए काम करता था। यानी कि मुझे भी जगमोहन की तरह शंकर बापड़े की तरफ ढकेलने की कोशिश की गई। वो कौन है जो मेरा ध्यान बापड़े की तरफ कर रहा है? आखिर वो चाहता क्या है? करना क्या चाहता है? जो कहना स्पष्ट तौर पर मुझे क्यों नहीं कह देता? इसका मतलब बापड़े ने तुमसे कई बातें छिपाई हैं, सोहनलाल बोला। पक्का तो नहीं, ये हम सोच रहे हैं, देवराज चौहान बोला। ये मामला जंजाल की तरह बन गया है कि बीतते वक्त के साथ उलझते ही जा रहा है। जगमोहन का कुछ पता नहीं लग रहा। ये पता चल जाए तो नीरा की हत्या क्यों की गई तो इसमें भी हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। पर यह बात बताएगा कौन? हो सकता है बापड़े ने सब कुछ झूठ बोला हो, इस मामले के पीछे वही हो। उसका झूठ पकड़ में तो आए। मुझे जगमोहन की चिंता है। मैं सिर्फ जगमोहन पेखले होटल, जो कि लिंकिंग रोड पर है, वहाँ का कर्मचारी जगमोहन को जानता है। जगमोहन कई बार वहाँ खाना खाने जाया करता था। मैं उससे पूछने वहाँ गया तो उसने बताया कई दिन पहले जगमोहन साहब आए थे और किसी ने
किसी से उनकी मुलाकात भी फिक्स थी। वो किसी से मिले, 10 मिनट बातें की, वो व्यक्ति चला गया तो जगमोहन ने वहाँ खाना खाया और फिर वहाँ से चले गए। होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे। मैंने उसे उस दिन की जगमोहन वाली फुटेज पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर ली है। उसकी ड्यूटी 10 बजे तक होती है। अभी 8 बजे चलना है। अभी चलो, देवराज चौहान बोला। मैं इस मामले में कोई भी देर नहीं करना चाहता। 5 मिनट बाद दोनों कार में बैठे लिंकिंग रोड जा रहे थे। बापड़े को दोबारा चेक करना होगा। देवराज चौहान जेब से फ़ोन निकालता क्या उठा। मैं भी अपनी मैं भी अपना फुर्सत का वक्त बापड़े को चेक करने पर लगाऊंगा, सोहनलाल ने कहा। पर सोचने की बात है कि अगर उसने तुमसे झूठी बोलना था तो तुमसे अकेले आकर क्यों मिला? शायद वो मुझे धोखे में रखकर अपनी पोजीशन क्लियर कर देना चाहता हो। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। अगर मुझे लगा कि बापड़े ने कुछ झूठ बोला है तो सच निकलवाने के लिए उसे उठा लाना पड़ेगा। जाने क्यों मुझे बापड़े गड़बड़ लगता है। देवराज चौहान ने जगमोहन का नंबर मिलाया, परंतु जगमोहन के फ़ोन का स्विच ऑफ आ रहा था। हमारे सामने, सोहनलाल ने कहा। एक पार्टी वो है जिसके लिए जगमोहन 14 साल की लड़की को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वो कौन था, देवराज चौहान बोला। दूसरी पार्टी शंकर बापड़े। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। तीसरा वो जो चांदी के दांत वाला, जिसके दम पर उन लोगों ने शौकत को मारा। सोहनलाल कार ड्राइव करता क्या उठा। अब सोचना यह है कि जिसने शाम को तुम पर गोली चलाई वो कौन था। मेरे ख्याल में चांदी के दांत वाले के आदमी होंगे। इस हिसाब से मैदान में 3 पार्टियां हैं। जगमोहन पहली पार्टी को छोड़कर बाकी 2 के हाथों में फंसा होगा। चांदी के दांत वाला नहीं चाहता कि जगमोहन की तलाश करूं। वो मुझे उसे रोकना चाहता है। पर क्यों रोकना चाहता है, यही तो समझ नहीं आ रहा। वो पेशेवर हत्यारे जैसा है। ऐसे लोग किसी के लिए काम करते हैं। वो किसका आदमी हो सकता है? पता नहीं। इसका मतलब इस मामले में कोई चौथी पार्टी भी है, सोहनलाल ने कहा। और ये पार्टी ज़्यादा खतरनाक है। तुम बापड़े से कैसे मिले? कई घंटे साथ रहे। जब बापड़े से अलग हुए तो तुम पर फायर किया गया। तुम्हारी जान लेने की चेष्टा की गई। यह हरकत चौथी पार्टी की हो सकती है। इसका मतलब वो लोग तुम पर और बापड़े पर नज़र रख रहे थे, जबकि मैं तब तुम लोगों के पीछे था। वो मुझे नहीं दिखे। सोहनलाल गंभीर था। अगर इस तरह सोचा जाए तो इस वक्त भी हम पर नज़र रखी जा रही थी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। शाम हो रही थी, अंधेरा फैलने में अभी कुछ वक्त था। देवराज चौहान की निगाह कार के आसपास सड़क पर दौड़ते वाहनों पर जाने लगी, परंतु इस तरह जान पाना कठिन था कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं। हम खतरे में हो सकते हैं, सोहनलाल ने कहा। मुझे यहीं उतार दो, देवराज चौहान बोला। तुम जाकर पेन ड्राइव ले आओ, मैं बंगले पर मिलूंगा। इस तरह उतरने का फ़ायदा क्या? एक तो तुम खतरे में नहीं पड़ोगे, दूसरी, अगर हमारा पीछा किया जा रहा है तो पीछे आने वाले उलझन में पड़ जाएंगे कि वो किसके पीछे जाए, तुम्हारे या मेरे। हमें सावधानी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हम दुश्मन का चेहरा नहीं जानते। ठीक है, मैं पेन ड्राइव लेकर बंगले पर आता हूँ। सोहनलाल ने कार सड़क के किनारे रोकी। देवराज चौहान उतरा तो वो कार आगे ले चला गया। देवराज चौहान ने सोहनलाल की कार को जाते देखा। फिर भरपूर निगाह सड़क पर ट्रैफिक पर ट्रैफिक पर मारी। सब ठीक लगा उसे, परंतु वो सतर्क था। सिगरेट सुलगाई और सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। इस बीच वो कई बार पीछे देख चुका था कि कोई खाली टैक्सी मिल जाए। अभी आगे बढ़ते ही 2 मिनट ही बीते थे कि कानों में मोटरसाइकिल के माध्यम से आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान फौरन घुमा कि ठटक गया। मात्र 3 कदमों के फासले पर वो मोटरसाइकिल थी। धीमी थी। उस पर 2 हेलमेटधारी बैठे हुए थे। पीछे वाले के हाथ में रिवॉल्वर देखी, जो उस पर फायर करने जा रहा था। नाल पर साइलेंसर चढ़ा था। उसी पल देवराज चौहान ने मोटरसाइकिल पर छलांग लगा दी। हल्की आवाज़ के साथ फायर हुआ, परंतु देवराज चौहान ने छलांग लगाने की वजह से निशाना चूका। गोली नहीं लगी। लेकिन देवराज चौहान मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ सका। मोटरसाइकिल का ड्राइवर फुर्तीला निकला। देवराज चौहान को छलांग लगाते देखकर उसने उसी पल रेस दे दी थी। मोटरसाइकिल भाग निकली। देवराज चौहान उस जगह पर गिरते गिरते बचा जहाँ मोटरसाइकिल थी। संभल कर मोटरसाइकिल की तरफ देखा। वो बहुत आगे दिखी, जो कि तेजी से भाग रही थी। सतर्कता की वजह से देवराज चौहान की जान बच गई थी। देवराज चौहान वहीं खड़ा टैक्सी का इंतजार करने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि दूर चले जाने के बाद भी पुनः उसका पीछा कैसे शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग उस पर नज़र रखते रहे। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। पैनी निगाह हर तरफ घूमने लगी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो कि उस पर नज़र रखता हो सकता हो। तभी खाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठा, ड्राइवर को बताया कि कहाँ जाना है। फिर फ़ोन निकालकर सोहनलाल को फ़ोन किया। सतर्क रहना, मुझ पर मोटरसाइकिल वालों ने फिर हमला किया है, देवराज चौहान बोला। ओह, गोली लगी तो नहीं? नहीं। अब वो तुम्हें शूट करने के लिए तेज़ी दिखा रहा है, उधर से सोहनलाल बोला। स्पष्ट है कि वो तुम्हें हर हाल में रोकना चाहते हैं कि तुम जगमोहन के बारे में छानबीन ना कर सको। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जगमोहन की छानबीन में ऐसा क्या राज छिपा है जो वो लोग मुझे शूट कर देना चाहते हैं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। कुछ तो होगा,
जो कोई तुम्हें मार देना चाहता है, तुम अपना ख्याल रखना, वो तुम पर भी वार कर सकते हैं। देवराज चौहान बोला। ये लोग जो भी हैं हम पर नज़र रख रहे हैं, शायद तुम पर भी नज़र रख रहे हो। मेरे ख्याल में उनकी दिलचस्पी सिर्फ तुम में है। उन्हें पता होगा कि तुम ज़रूरी व्यक्ति हो। तुम्हें शूट कर दिया गया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा, या मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरे पर गोली चलाने के उनके पास मौके ही मौके हैं, पर मुझे कुछ भी कहा नहीं जा रहा। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें रोकना चाहते हैं। इसका मतलब जगमोहन भी शायद सलामत ना हो। देवराज चांद के होंठ भिज गए। यह सारा खेल शंकर बापड़े का हो सकता है, जो हमारी नज़रों में शरीफ बनने की चेष्टा कर रहा है। आज की तारीख में बापड़े के बाद ताकत है। वो इतना भी कमज़ोर नहीं है मेरे सामने कि मैं मिलने को कहूँ वो सिर झुकाए दौड़ा चला है। इतना जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा सोहनलाल। चांदी के दांत वाला बापड़े का आदमी नहीं हो सकता। मथुरा व गुलशन बापड़े के लिए काम करते नहीं हो सकते। नीरा को बापड़े ने नहीं मारा, मतलब कि कोई और भी इस मामले में शामिल है। उसे ढूंढे बिना बात नहीं बनेगी। पर ये जो कोई भी है, मैं आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तुम पर हमला करा रहा है। तुम वो पेन ड्राइव लेकर मेरे पास पहुंचो। ये देखना है कि जगमोहन किस आदमी से मिला था। देवराज चौहान ने कहा। फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे अब भी कोई उस पर नजर रखे। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया, उंगलियां बटनों पर खेलने लगी और मिनट भर में ही लैपटॉप की स्क्रीन पर जगमोहन की तस्वीर उभरी। ये सीसीटीवी कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीरें थी, जो कि होटल के रेस्टोरेंट में लगा था। स्क्रीन के कोने में तारीख और वक्त भी आ रहा था। देवराज चौहान ने उस तारीख का हिसाब लगाया। ये वो तारीख थी जब उसे मलेशिया गए 3 दिन बीते थे और जगमोहन के गायब हो जाने में 4 या 5 दिन बाकी थे। यानी कि जगमोहन ने लड़की ढूंढने का काम इसी दिन के आसपास शुरू किया था। एक टेबल पर जगमोहन और एक व्यक्ति बैठा बैठा दिख रहा था। जगमोहन का चेहरा कैमरे के सामने था। वो स्पष्ट नजर आ रहा था। जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था उसका चेहरा साइड से नजर आ रहा था और वो कम दिख रहा था। वो व्यक्ति कोई 50 की उम्र का लग रहा था। देवराज चौहान सोहनलाल की नज़रें स्क्रीन पर टिकी रही। ये 8 मिनट की फुटेज थी। आखिरकार उस आदमी को उठते जगमोहन से हाथ मिलाते देखा गया। फिर वो पलटा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कैमरे के सामने आ गया। उसी समय सोहनलाल के होठों से निकला, ये तो नवल है। नवल देशमुख। कौन है ये? देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। तुम इसे पहचानते हो? हाँ, पहले ये दादागिरी किया करता था, अब मटुंगा में रेस्टोरेंट चलाता है। सोहनलाल ने कहा। जगमोहन को नवल देशमुख से क्या काम पड़ गया? इसमें 5-7 मिनट क्या बात हुई होगी? तुम इसके रेस्टोरेंट को जानते हो? क्यों नहीं, 2-4 बार वहाँ जा भी चुका हूँ। अब रेस्टोरेंट खुला होगा, 9 ही बजे। हम माटुंगा 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। देवराज चौहान बोला। चल चलते हैं। मैं इस फुटेज को लैपटॉप में सेव कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे। कहकर देवराज चौहान अपने काम में लग गया। सोहनलाल के चेहरे पर सोचें नाच रही थी। वो बोला, मेरे ख्याल में जगमोहन ने इसी मामले से वास्ता रखती बात नवल देशमुख से की होगी। जगमोहन लड़की ढूंढने के काम में इस वक्त तक लग चुका होगा, वरना वो नवल जैसे से क्यों मिलेगा? इसका जवाब तो नवल ही देगा, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान ने फुटेज लैपटॉप में सेव किया और लैपटॉप बंद करके जा ही रहा था कि स्क्रीन पर नजर आती जगमोहन की फिल्म की साइड में उसने हल्की सी चमक उठती देखी। सीसीटीवी कैमरा रेस्टोरेंट की और भी कई टेबलों को कवर कर रहा था। देवराज चौहान की निगाह उस तरफ चमक की तरफ गई जो उसकी आंखें सिकुड़ी। वो दांत की चमक थी, चांदी के दांत की चमक। जगमोहन की टेबल के पीछे टेबल पर वो चांदी के दांत वाला व्यक्ति बैठा था। देवराज चौहान को पहचानने में देर नहीं लगी। उसका चेहरा अस्पष्ट दिख रहा था। देवराज चौहान ने कुछ बटनों को छेड़ा तो उसका चेहरा, उसकी टेबल का दृश्य काफ़ी हद तक स्पष्ट दिखा स्क्रीन पर। सोनलाल। लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें टिकाए देवराज चौहान बोला। ये देख, चांदी के दांत वाला वो हत्यारा। सोनलाल ने फ़ोन में स्क्रीन पर देखा। नज़र उस व्यक्ति पर जा टिकी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, सोनलाल ने कहा। यह तब वहीं मौजूद था जब जगमोहन नवल से मिल रहा था। यह सिर्फ इत्तेफाक ही रहा होगा। मैं इस बारे में प्रसाद से बात करूंगा। प्रसाद कौन? उसी रेस्टोरेंट का कर्मचारी जिसने पेन ड्राइव दी है। चांदी के दांत वाला इस वक्त एक औरत से मिल रहा है। औरत या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लड़की की पीठ है। कैमरे की तरफ दोनों बातें कर रहे हैं। लड़की ने पीछे से अपने बाल खास अंदाज में बना रखे हैं। इस अंदाज में बालों को हर लड़की नहीं बना सकती। शायद ये मेहनत का काम है। देवराज चौहान की नज़र स्क्रीन पर थी। लड़की ने कानों में कुछ लंबे झुमके डाल रखे हैं जो कि चमक मार रहे हैं। ये डायमंड के हो सकते हैं। लड़की के गले में चेन नज़र आ रही है। वो टॉप पहने हुए, क्योंकि साड़ी का पल्लू या दुपट्टा नहीं दिख रहा। टॉप के नीचे वो स्कर्ट या जीन्स की पैंट में होगी। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। ये लड़की हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सोनलाल। देवराज चौहान होठ भींचकर बोला। क्यों? ये चांदी के दांत वाला व्यक्ति पेशेवर हत्यारा है। इससे मेरा सामना हो चुका है। ये उन लोगों में से है ही नहीं जो लड़कियों से वास्ता रखे। कोई भी लड़की इससे वास्ता नहीं रखेगी, क्योंकि यही खतरनाक। ऐसे में ऐसा इंसान रेस्टोरेंट में लड़की से मिल रहा है तो इसका मतलब इनमें बहुत ही खास बातें हो रही हैं। ध्यान से देखो। चांदी के दांत वाला को संभला से बैठा है उस लड़की के सामने। उसका पूरा ध्यान लड़की पर है। बहुत संभल कर बोल रहा है।
जबकि वो इस तरह का नहीं है कि किसी लड़की की परवाह करे। कौन है ये लड़की? स्क्रीन पर देखता सोहनलाल बोला, इसकी उम्र 20 से 32 तक कुछ भी हो सकती है। पीछे से ऐसा ही महसूस होता है। तुम प्रसाद से कहो कि वो इसके आगे की फुटेज का भी इंतजाम करके हमें दे। जो पैसा उसे देना पड़े तो आगे की फुटेज मिलनी चाहिए। देर सवेर में लड़की उठी होगी तो शायद उसका चेहरा कैमरे के सामने आ गया हो। कहने के साथ देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। मैं अभी प्रसाद को फ़ोन करता हूँ। उसे ये फुटेज दिखाकर चांदी के दांत वाले के बारे में भी पूछना है कि क्या वो रेस्टोरेंट में आता रहता है। पहले तो मैं उसे आगे की फुटेज के बारे में कह दूँ, सोहनलाल ने कहा और मोबाइल निकालकर प्रसाद का नंबर मिलाने लगा। इस बीच वो स्क्रीन पर नजर आ रहा चांदी के दांत वाले व्यक्ति को भी देख लेता था। लड़की बेहद शांत दिख रही थी। बात करते हुए उनके हाथ नहीं हिल रहे, कंधे भी ज़्यादा नहीं हिल रहे, ना ही गर्दन। इसका मतलब वो किसी मुद्दे पर बात कर रहे। चांदी के दांत वाला ही ज़्यादा बोलता कुछ कहता दिख रहा है। ये लड़की हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, देवराज चौहान ने पुनः कहा। तब तक सोहनलाल प्रसाद से बात करने लगा था। मिनट भर बात करने के बाद सोहनलाल फ़ोन बंद करता क्या उठा। प्रसाद कल शाम तक उसके आगे की फुटेज का इंतजाम करके देगा। देवराज चौहान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ये लड़की जो भी है इसे शंकर बापड़े को दिखाना होगा। क्यों? सोहनलाल के होठों से निकला। दोनों की नज़रें मिली। लड़की का शंकर बापड़े से क्या मतलब? सोहनलाल ने अजीब से सर में कहा। उसे चांदी के दांत वाला भी दिखाऊंगा, शायद बापड़े कुछ बता सके। देवराज चौहान बोला, तुम कैसे सोच सकते हो कि बापड़े को कुछ पता होगा इन दोनों के बारे में? मेरे ख्याल में बापड़े को काफ़ी कुछ पता हो सकता है। शायद उसने मुझसे बात छुपाई है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। चांदी के दांत वाला खुले में रहकर मुंबई में काम कर रहा है और बापड़े उसे ना जाने, ये बात मुझे जच नहीं रही। मेरे ख्याल में बापड़े को बुलाकर उसे उठा ले जाना ठीक होगा और सख्ती से पूछताछ करनी होगी। चलो पहले नवल देशमुख से बात करें कि जगमोहन और उनके बीच क्या बातें हुई थी। अगला दृश्य। नवल देशमुख का रेस्टोरेंट कोई खास नहीं है, काम चलाऊ था और एक गली के भीतर था। इस वक्त 10:30 बजे थे और कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहे थे। बाहरी तरफ काउंटर पर बैठा था बाहरी तरफ काउंटर पर नवल देशमुख बैठा था। उसे देखते ही देवराज चौहान ने पहचान लिया कि जगमोहन इसी आदमी से मिला था। कैसे हो? सोहनलाल पास पहुंचकर नवल देशमुख से बोला। ठीक हूँ। नवल देशमुख ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी। यहाँ कैसे? तुमसे काम है, गली के कोने तक आओ, सोहनलाल ने कहा। मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूँ। पता है मुझे, तुमसे कुछ पूछना है। जो भी बातें यहाँ नहीं हो सकती। नवल देशमुख ने पुनः देवराज चौहान को देखा। 2 मिनट लगेंगे। सब ठीक तो है? नवल देशमुख उठते हुए संदिग्ध सर में क्या उठा। ठीक है, कुछ बात करनी है। राज, नवल देशमुख ने आवाज़ लगाई, काउंटर संभालना। फिर वो तीनों गली के मोड़ पर आ गए। मेरा दोस्त हमसे कुछ पूछेगा। सोहनलाल ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। नवल ने देवराज चौहान को देखा। जगमोहन से तुम क्यों मिले थे? देवराज चौहान ने पूछा। मैं किसी जगमोहन से नहीं मिला, नवल देशमुख बोला। देवराज चौहान ने उसे तारीख और रेस्टोरेंट की याद दिलाई। ओह हाँ, मुझे नहीं पता था उसका नाम जगमोहन है। इस बात को 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। क्या बात हुई तुम्हारे और जगमोहन के बीच? उसे कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? वो जानना चाहता था कि शंकर बापड़े तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नवल देशमुख बोला। तुम्हें उसने क्या बताया? मैंने बताया? तुमने उसे क्या बताया? मैंने बताया कि नीरा खोटे नाम की बापड़े की पुरानी माशूका है जो कि आजकल डीलक्स बार में डांस का प्रोग्राम देती है। अगर उसे पटा लो तो वो तुम्हें शंकर बापड़े तक पहुंचा सकती है। यही बात हुई। यही। उसने बताया नहीं कि वो किस चक्कर में फंसा है? इस बारे में कोई बात नहीं हुई। वो किसके लिए काम कर रहा था? उसने नहीं बताया। हमारी सिर्फ इतनी ही बातें हुई। तुम जब उससे मिले या मिलने के बाद उसका नाम तक नहीं जानते थे। नाम अब मैंने बताया। तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? किसने करवाई? तुम्हें कैसे पता था कि रेस्टोरेंट में बैठे उस आदमी को तुमने नीरा खोटे के बारे में बताना या उससे जाकर मिलना है? देवराज चौहान ने पूछा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, नवल देशमुख ने लापरवाही से कहा। ज़रूरी है सोहनलाल, नवल देशमुख बोला। तुम्हारा दोस्त अब ज़्यादा कर रहा है। जो पूछता है बता दे, सोहनलाल ने कहा। मैं बताना ठीक नहीं समझता, लेकिन इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहिए कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, जबकि तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो। तुम उस तक कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे पता चला था कि वो उस रेस्टोरेंट में मिलेगा? नवल देशमुख ने नापसंदगी की नज़रों से सोहनलाल को देखा। बता दे यार, नाराज़ क्यों होता है? सोहनलाल ने प्यार से कहा। बताना ठीक नहीं होगा, नवल देशमुख बोला। इसमें बड़ा नाम शामिल है, मैं फंसना नहीं चाहता। तू नहीं फंसेगा, बताकर भूल जाना कि हम मिले थे, सोहनलाल ने कहा। नवल देशमुख ने गहरी नज़रों से देवराज चांद को देखा। मामला क्या है? उसने पूछा। तुमसे मिलने वाला मेरा भाई था, उसके 4 दिन बाद वो लापता हो गया। उसे ढूंढ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मैंने उसे नीरा कोटे के बारे में बताया था बस। तुम्हारी और जगमोहन की मीटिंग का किसी ने इंतज़ाम किया था? देवराज चौहान बोला। हाँ, किसने? बता देता हूँ, पर मैं फंसना नहीं चाहता, नवल देशमुख गंभीरता से बोला। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा।
गजानन पाटिल का फ़ोन आया था मुझे। गजानन पाटिल? सोहनलाल बोला। ये सोनू सावंत का आदमी तो नहीं? वही है, नवल देशमुख ने कहा। मेरी उसकी पुरानी पहचान है, पर हम कई सालों से नहीं मिले। कभी ऐसा भी वक्त था कि हम इकट्ठे काम करते थे। आजकल सोनू सावंत का खास आदमी बन चुका है। उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि उस रेस्टोरेंट में उसने जगमोहन कौलिया बताया वो बैठा होगा। उसके कानों तक ये बात पहुंचानी है कि नीरा कोटे शंकर बापड़े की पुरानी माशूका है और अंधेरी के डीलक्स बार में डांस करती है इन दिनों। वो आदमी भी वहाँ इसी तरह की खबर पाने के लिए बैठा है। उसे पता है कि कोई उससे मिलने आने वाला है। मैंने ऐसे ही किया, वहाँ गया, उससे मिला और उसे बता कर आ गया। नीरा खोटे को तुम जानते थे या गजानन पाटिल ने ही उसके बारे में बताया? देवराज चौहान ने पूछा। गजानन ने ही बताया। मतलब कि तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया कि तुम नीरा के बारे में जगमोहन को बताओ। मैंने इस काम का कोई पैसा नहीं लिया। गजानन की खातिर इस मामूली काम को किया। मैंने जो किया उससे तुम्हारे भाई की गुमशुदगी से कोई मतलब नहीं। नवल देशमुख बोला। उसके बाद गजानन का फ़ोन आया? नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि उसका फ़ोन आए। मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, मैं इसी में खुश हूँ। तुमने गजानन से नहीं पूछा कि मामला क्या है? ज़रूरत नहीं समझी पूछने की। उसने बताया भी नहीं? नहीं। नवल देशमुख से मिलकर देवराज चौहान और सोहला पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। ऐसे में कम लोग बाहर दिख रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस मामले में सोनू सावंत जैसे डॉन का वास्ता हो सकता है। देवराज चौहान बोला। अब हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए, सोहनलाल ने कहा। पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? क्या पता गजानन ने जो किया अपने दम पर किया हो, सोनू सावंत को भी ना पता हो। सोनू सावंत का भला जगमोहन से क्या मतलब हो सकता है? जगमोहन ऐसा काम नहीं करेगा कि सोनू सावंत से मतलब पैदा हो जाए। गजानन पाटिल ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सोनू सावंत को पता ना हो। तुम्हारा मतलब सोनू सावंत के इशारे पर यह सब हो रहा था? सोहनलाल बोला। होना तो ऐसे ही चाहिए। सोनू सावंत वाला जगमोहन से क्यों वास्ता रखेगा? उसको कोई काम हो तो उसके पास आदमियों की फौज है। तो गजानन पाटिल आखिर जगमोहन से क्या चाहता था? क्यों वो नवल देशमुख का इस्तेमाल जगमोहन तक ये खबर पहुंचाने के लिए कर रहा था कि नीरा खोटे बापड़े की पुरानी माशूका है और उसे बापड़े तक पहुंचा सकती है? नवल ने कहा कि जगमोहन भी वहां बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। नवल की तरफ से गजानन ने यह मुलाकात करवाई थी, तो जगमोहन की तरफ से मुलाकात कौन करवा रहा था? देवराज चौहान ने पूछ कहा। क्या पता जग्गू की तरफ से भी गजानन हो? तो फिर बीच में नवल की क्या जरूरत थी? नवल के द्वारा जो बात कही थी गजानन ने, वो बात गजानन सीधे भी तो जगमोहन से कह सकता था। वो गजानन नहीं, कोई दूसरा था जिसने जगमोहन की मुलाकात नवल से कराई। वो कौन था? शायद वही हो जिसके लिए जगमोहन ने 14 साल की लड़की को ढूंढना शुरू किया था। उसी ने बताया कि जुहू इलाके से उस लड़की का अपहरण शंकर बावड़े के आदमियों ने किया है। देवराज चौहान बोला। यही समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसके लिए जगमोहन। हमें गजानन से बात करनी होगी। देवराज चौहान क्या उठा। यह आसान नहीं है, सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। गजानन भेड़िए की तरह है, मुंबई के डॉन का खास आदमी है। तुम उससे बात नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं। मिलना तो हो गई, इससे खतरा बढ़ जाएगा कहीं तुमने और सोनू सावंत में ना ठग जाए। आज मुंबई में सोनू सावंत की ताकत की तूती बोलती है। बापड़ी भी उसके सामने बच्चा है। तुम्हें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। ये जगमोहन का सवाल है सोहनलाल। देवराज चौहान के दांत पिच गए। मुझे पता चलना चाहिए कि जगमोहन के साथ क्या हो चुका है। वो जिंदा भी है या नीरा की तरह मार दिया गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगे करूँगा। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। गजानन का इस मामले में दखल देना सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आखिर में चल क्या रहा था। जगमोहन किस तरह के चक्रव्यूह में घिर गया था। एक तरफ बापड़े, दूसरी तरफ गजानन जैसा इंसान। लगता है अनजाने में जगमोहन को खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। क्या पता गजानन के लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वो पार्किंग में आ पहुंचे। इस बारे में मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम पता करो कि गजानन कहाँ मिल सकता है। पता करूं? सोहनलाल ने चिंतित भाव में अंधेरे में देवराज चौहान को देखा। हाँ करो। देवराज चौहान को सर सकता। सोनू सावंत से पंगा खड़ा हो सकता है। मुझे जगमोहन की खबर चाहिए। ऐसे में अगर वो डॉन मेरे रास्ते में आता है तो मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। तुम गजानन के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो करो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोहनलाल अंधेरे में सिर हिलाकर रह गया। तुम अपनी कार ले जाओ, मैं टैक्सी ले लेता हूँ, देवराज चौहान बोला। सतर्क रहना, कुछ लोग तुम्हारी जान ले लेना चाहते हैं, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने हाथ मिलाया और पार्किंग से बाहर आ गया। उसकी सतर्क निगाह हर तरफ जा रही थी। खास तौर से वो सड़क पर जाने वाली मोटरसाइकिलों को देख रहा था। कोई संदिग्ध नहीं दिखा। उसने फ़ोन निकाला और शंकर बापड़े का नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई, जाती रही। कई बेल जाने के बाद कॉल रिसीव की गई। हेलो। बापड़े का नशे से भरा स्वर कानों में पड़ा। बापड़े? देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान? उधर से बापड़े ने गहरी सांस ली। तुमसे मिलना ज़रूरी है। पागल हो क्या? मैंने दिन में ही कह दिया था कि दोबारा नहीं आ सकूंगा। ज़रूरी काम है, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बता नहीं सकता, जब देखोगे तभी समझोगे। सॉरी, मैं नहीं मिल सकता तुमसे, बापड़े ने तेज स्वर में कहा। 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के लिए? हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना है। बात लंबी नहीं चलेगी, आए और गए वाली बात होगी। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इस तरह बापड़े को बार बार, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार, 5 मिनट के लिए। उधर से बापड़े की गहरी सांस लेने की आवाज़ आती रही। दोबारा कभी नहीं तुम्हारे बुलावे पर आऊँगा। बापड़े की आवाज़ आई। मंजूर। तुम फिर कभी मुझे आने को कहोगे भी नहीं। प्रॉमिस। देवराज चौहान बेहद शांत था। फिर भी इस वक्त तो मैं आ नहीं सकता, आज मैंने ज़्यादा पी लिए। उधर से बापड़े ने कहा, कल सुबह? सुबह? ठीक है, 9 बजे मिलूंगा। 9 का मतलब 9। मुझे बहुत काम करने हैं। आज का दिन भी तुम्हारी वजह से ख़राब हो गया, और तुम्हें सिर्फ 5 मिनट ही दूंगा। तुम सुबह 9 बजे बांद्रा वेस्ट की रेड चिली रेस्टोरेंट में आ जाना। तुमसे मिलकर मुझे फ़ौरन वापस पहुंचना होगा, क्योंकि 9:40 पर मेरे बॉडीगार्ड आएंगे। मैंने उन्हें कह रखा है कि 10 बजे यहाँ से निकलना है। समझ गया तुम? मैं ठीक 9 बजे तुम्हें बांद्रा वेस्ट की रेड चिली रेस्टोरेंट में मिलूंगा। देवराज चांद बोला। रोज़ रोज़ मैं इस तरह बाहर नहीं आ सकता। मुझे अकेला देखकर मेरे दुश्मन मुझे मार देंगे। मैं खतरा नहीं उठा सकता। तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। कल के बाद अगर दोबारा इस तरह मुझे बुलाया तो मेरे बदले मेरे आदमी ही तुमसे मिलने आएंगे। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा लिहाज नहीं कर सकता। मेरी बात मानने का शुक्रिया बापड़े। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। फ़ोन बंद किया और जेब में रखकर टैक्सी की तलाश में नजरें घुमाई तो सामने ही टैक्सी खड़ी दिख गई। देवराज चांद तुरंत आगे बढ़ा और टैक्सी में बैठते हुए बताया कि कहाँ जाना है। टैक्सी आगे बढ़ गई। देवराज चौहान की सोचें गजानंद पाटिल की तरफ मुड़ गई। गजानंद सोनू सावंत जैसे डॉन का खास आदमी था, और उसका वास्ता जगमोहन से स्थापित हो चुका था इस मामले में। उसी के कहने पर नवल देशमुख जगमोहन से मिला और नीरा खोटे के बारे में बताया कि वो बापड़े की पुरानी माशूका रह चुकी है। इसका मतलब गजानंद पाटिल इस मामले के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। गजानंद उसे बता सकता है कि जगमोहन किस चक्कर में था और अब वो कहाँ है, या उसके बारे में कोई जानकारी दे सकता था। गजानंद को इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। परंतु सोहनलाल ठीक कहता है कि गजानंद से मिल पाना आसान नहीं, लेकिन उससे मिलने का रास्ता निकालना होगा। गजानंद से मुलाकात ज़रूरी हो गई है। जगमोहन की खबर पाने में देर होती जा रही थी। पता नहीं जगमोहन ठीक हाल में भी था या नहीं, वो सलामत है भी या नहीं। गजानंद सोनू सावंत का आदमी था। देवराज चौहान ना तो कभी सोनू सावंत से मिला था, ना उसे देखा था। बस यही जानता था कि वो मुंबई का डॉन है। ऐसा कोई उसकी नज़र में नहीं था जो सोनू सावंत से उसकी बात करा सके। सोनू सावंत द्वारा वो गजानंद से आसानी से बात कर सकता था। क्या पता इस मामले में सोनू सावंत का वास्ता हो। कुछ भी हो सकता था। हालात ज़रा भी स्पष्ट नहीं थे, पर गजानंद पाटिल के बारे में जानकर उसे आशा बंधी थी कि वो इस मामले की जानकारी रखता। उससे उसे काफ़ी कुछ पता चल सकता है। सवाल था कि उससे कैसे बात की जाए। उधर शंकर बापड़े ने उससे कुछ छिपाया है। इस बात का एहसास देवराज चौहान को हो गया था। बापड़े ने मामला स्पष्ट तौर पर उसे नहीं बताया था। धीरे धीरे अब तक देवराज चौहान को ये लगने लगा था उससे फ़ौरन मिलने आ जाना अपनी सफाई देने जैसा था, वरना बापड़े जैसा इंसान उससे अकेले मिलने क्यों आता। अब दोबारा भी उससे मिलने को तैयार हो गया था। बीच में कुछ बात तो है, देवराज चौहान ने सोचा। उसने यह तय कर लिया था कि कल सुबह जब बापड़े उसे मिलने बांद्रा के रेस्टोरेंट में आएगा तो उसे अपने कब्जे में लेकर किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा और उसे सख्ती से जगमोहन के बारे में पूछेगा। देवराज चौहान को उलझन हो रही थी कि अब तक जगमोहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, परंतु अब आशा थी कि गजानंद से काफ़ी कुछ मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान इन्हीं सोचों में उलझा रहा। फिर चांदी के दांत वाले का ध्यान आ गया कि उस दिन वो किस लड़की से मिल रहा था। कौन थी वो लड़की? चांदी के दांत वाले का पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित था। यकीनन वो कोई खास होनी चाहिए। सोहनलाल सीसीटीवी के आगे की फुटेज लाएगा तो शायद तब उसमें उस लड़की का चेहरा स्पष्ट दिख सके, जब वो खड़ी हो या पलटे। टैक्सी किसी ब्रेकर पर उछली तो देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला। बाहर देखने लगा। अगले ही पल चौंका। ये रास्ता उसके बंगले को नहीं जाता था। टैक्सी गलत रास्ते पर जा रही थी। तुमने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? मैंने तुम्हें इस तरफ जाने को नहीं कहा था, देवराज चौहान बोला। परंतु टैक्सी आगे बढ़ती रही। देवराज चौहान को खतरे का एहसास हुआ और उसने फौरन रिवॉल्वर निकालकर ड्राइवर की गर्दन से लगा दी। टैक्सी रोको। ड्राइवर ने टैक्सी को सड़क किनारे किया और रोक दिया। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे थे? देवराज चौहान ने दांत भींचकर पूछा। रिवॉल्वर अभी भी गर्दन से लगी थी। एकाएक ड्राइवर अपनी सीट से कुछ ऊपर हुआ और पीछे बैठे देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान को सिर्फ चांदी वाले दांत की चमक ही नजर आ पाई। वो आधे से ज़्यादा देवराज चौहान के ऊपर आ गिरा था। अचानक हुए इस हमले की आशा नहीं थी कि देवराज चौहान को अचानक हुए इस हमले की आशा नहीं थी देवराज चौहान को कि वो टैक्सी के भीतर इस तरह की हरकत कर सकता है। देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर टैक्सी के भीतर ही जा गिरी। देवराज चौहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी उसका स्टील का घूसा देवराज चौहान के चेहरे पर पड़ा। देवराज चौहान के होठों से छोटी सी चीख निकली। उसने ऊपर बिछे उस व्यक्ति को दूर हटाना चाहा, परंतु सफल नहीं हो सका। टैक्सी में इतनी जगह नहीं थी कि अपने बचाव में कुछ कर सके। देवराज चौहान ने उसका स्टील वाला घूसा पुनः ऊपर उठते देखा। वो फिर घूसा मारने वाला था। देवराज चौहान ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली।
इसके साथ ही दूसरा हाथ बढ़ाकर उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला कि बाहर निकल सके, लेकिन देवराज चौहान उसकी कलाई पकड़े न रह सका। उसमें ज़बरदस्त ताकत थी। साधारण से झटके के साथ उसने अपनी कलाई घुमाई और घूंसा चला दिया। इस बार स्टील का घूंसा देवराज चौहान के कंधे पर पड़ा। कंधे पर से पीड़ा की तीव्र तेज लहर उठी। देवराज चौहान के होठों से घुर्राहट निकली और पूरी ताकत लगाकर खुद को उसने नीचे से निकाला और टैक्सी के खुले दरवाजे से बाहर गिरता चला गया। गिरते ही देवराज चौहान तुरंत संभला और उठ खड़ा हुआ। पास ही चलती सड़क थी। वाहन सड़क से निकल रहे थे। रात के 12 का वक्त हो चुका था। पीछे रिहायशी इलाका था। देवराज चौहान की खूंखार नजरें टैक्सी पर थी। अंधेरे में नहीं दिख रहा था कि भीतर वो क्या कर रहा है। 20 सेकंड ही बीते थे कि वो सूखा पतला लंबा व्यक्ति बाहर निकल आया। उसके आगे का चांदी वाला दांत चमक रहा था। रात के अंधेरे में वो बहुत खतरनाक लग रहा था। देवराज चौहान 3-4 कदम पीछे हट गया। नजरें उस पर टिकी रही। वो जानता था कि यह वक्त मुकाबले का है। चांदी के दांत वाले ने अपना स्टील का घूंसा हवा में लहराया और देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान फुर्ती से झुका और अपना सिर उसके पेट में दे मारा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया, परंतु देवराज चौहान को ऐसा नहीं लगा कि उसके सिर की चोट का उस पर कोई असर हुआ। अगले ही पल वो पुनः देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उस पर छलांग लगा दी और जोरदार घूंसा उसकी छाती पर मारा। इधर चांदी के दांत वाले ने उसे बाहों में भींच लिया। देवराज चौहान ने खुद को आज़ाद करवाना चाहा, परंतु उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। देवराज चौहान को उसी पल एहसास हो गया कि वो काफ़ी ताकत रखता है। वो मजबूत इंसान है। ताकत से उसे नहीं जीता जा सकता। वो बाहों के शिकंजे में देवराज चौहान का शरीर कसता जा रहा था। उसी पल देवराज चौहान ने अपना घुटना उसकी टांगों के बीच मारा। इस प्रहार से वो छटपटाकर पीछे हटा। देवराज चौहान को छोड़ दिया। देवराज चौहान छिटक कर पीछे हटता चला गया। वो हाथ से अपनी टांगों के बीच के हिस्से को मसल रहा था जहाँ प्रहार हुआ था। तुम किसके लिए काम करते हो? देवराज चौहान ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसने तुम्हें मुझे मारने को कहा है? देवराज चौहान पुनः बोला। वो अपनी टांगों के बीच के हिस्से को छोड़कर देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। एकाएक देवराज चौहान पलटा और पीछे रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ पड़ा। 100 कदमों की दूरी पर उस इलाके की गली थी और वो पूरी तरह अंधेरे में भरी थी। देवराज चौहान ने गली में प्रवेश किया और गहरे अंधेरे में एक दीवार के साथ उकड़ू होकर बैठ गया। निगाह गली के बाहर की तरफ थी। अगले ही क्षण उसे गली में प्रवेश करते देखा। पीछे सड़क पर जाते वाहनों की रोशनी में उसका आकार प्रकार स्पष्ट नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने उसके बाएं हाथ में रिवॉल्वर थामी देखी। वो सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि वह आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो भागने वालों में से नहीं है। देवराज चौहान अपनी जगह पर दुबका रहा। वो सतर्कता से कदम उठाते पास आता जा रहा था। उसकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। गली में 2 कारें खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी थी। कोई भी गली में मौजूद नहीं था। यदा कदा चांदी के दांत वाले के कदमों की आहट कानों में पड़ जाती थी या फिर सड़क पर जाते वाहनों को कभी कभार हॉर्न की आवाज़ें। देवराज चौहान की एक टक निगाह उस पर थी। ये खतरे का वक्त था। वो भाप भी सकता था कि वो यहाँ दुबका हुआ है। नहीं भी भाप सकता था। कुछ भी हो सकता था आने वाले वक्त में। एक एक पल देवराज चौहान पर भारी पड़ रहा था। वो काफ़ी पास आ चुका था। मात्र 5 कदम दूर था उससे। देवराज चौहान इस वक्त हर तरह के हालातों के लिए तैयार था। उसकी रिवॉल्वर टैक्सी में गिर गई थी, वरना अब तक देवराज चौहान ने खेल खत्म कर दिया था। वो अब 3 कदम दूरी पर था। अब वो मात्र 1 कदम की दूरी पर था। ज़रा ज़रा करके सतर्कता से कदम उठा रहा था वो। अब वो गली के बीचों बीच ठीक उसके सामने था। नाजुक वक्त था। किसी भी पल उसे आभास हो सकता था कि वो इधर है, परंतु वो 1 कदम आगे निकल गया। देवराज चौहान ने यह मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा। उसी तरह बैठे बैठे उसकी पिंडलियों पर छलांग लगा दी। उसे जब आहट मिली तो उसने फुर्ती से पलटना चाहा, परंतु तब तक उसकी पिंडलियाँ देवराज चौहान के हाथों में थी और उसे जोरों का झटका दिया। उसके पैर उखड़ गए और वो कूलों के बल गली की ज़मीन पर जा गिरा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर जाने की आवाज़ सुनाई दी। देवराज चौहान ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उस पर चढ़ गया। तुरंत अपनी पकड़ बनाई और कनपट्टी पर जोरदार घूंसा मारा, लेकिन उस पर घूंसे का असर होता दिखाई नहीं दिया। इसके फौरन बाद ही देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल पकड़े और सिर को गली की ज़मीन पर दे मारा। उसके होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। वो कुछ तड़पा। साथ ही उसका स्टील का घूंसा ऊपर बैठे देवराज चौहान की कमर पर आ लगा। देवराज चौहान पीड़ा से बिलबिला उठा। स्टील का घूंसा उसके पास बेहतर हथियार था। लगने पर तकलीफ बहुत देता था। देवराज चौहान ने पुनः सिर के बालों को पकड़कर जमीन से टकराया। वो हौले से चीख पड़ा। फिर गुर्राहट के साथ देवराज चौहान को ऊपर से पटक दिया। देवराज चौहान 2 कदम दूर लुढ़का, फिर तुरंत संभल कर सीधा खड़ा हुआ और पीछे हट गया। तब तक चांदी के दांत वाला भी खड़ा हो गया था। उसके होठों से धीमे धीमे गुर्राहटें निकल रही थी। देवराज चौहान जानता था कि ताकत में इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। वो तेजी से देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उस पर छलांग लगा दी और साथ ही घूंसा घुमा दिया। अंधेरे में जो कि उसकी गर्दन में लगा,
वो तड़प उठा। उसका स्टील का घूंसा देवराज चौहान की कमर में लगा। 1 2 3 बार लगा। देवराज चौहान की कमर पीड़ा से भर उठी। अगले ही पल देवराज चौहान छिटक कर उससे अलग हुआ। पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दिया और पलट कर गली में भागता चला गया। वो हत्यारा था, उसकी हत्या के लिए आया था, जबकि उसे जगमोहन को ढूंढना था। वो उसे रोक रहा था। उसके लिए ये जीत हार की लड़ाई नहीं थी। चांदी के दांत वाले से उलझने से उसे बचना चाहिए। ये जुदा बात थी कि इसे खत्म कर देता तो उसके लिए खतरा बहुत कम हो जाता, परंतु जिसने इसे भेजा था तब वो किसी दूसरे को भेज देता। मतलब कि जब तक ये मामला चलना था, ये सब तो होना ही था। अपने पीछे देवराज चौहान को दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। वो पीछे आ रहा था। देवराज चौहान गली से निकला और आगे जो भी रास्ता मिला भागता चला गया। वो हत्यारा भागने में इतना तेज नहीं था। जल्दी ही उससे पीछा छूट गया। जबकि देवराज चौहान सोच रहा था कि सारी लापरवाही लापरवाही उसी की रही। अपनी सोचों में इस कदर व्यस्त था कि टैक्सी चलाने वाले की सूरत नहीं देख सका और नौबत यहाँ तक आ गई थी। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 8:30 बजे देवराज चौहान बांद्रा वेस्ट के रेड चिली रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां 9 बजे शंकर बापड़े ने मिलने को कहा था। ये रेस्टोरेंट सुबह के नाश्ते के लिए फेमस था, इसलिए यहाँ काफ़ी लोग खाने में व्यस्त दिख रहे थे। वेटर भी भागे फिर रहे थे। देवराज चौहान ने सामने की तरफ की ऐसी टेबल चुनी जहाँ पारदर्शी शीशा लगा था। बाहर की तरफ फुटपाथ और उसके सामने सड़क थी, जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। वो साथ में पिट्ठू बैग में लैपटॉप डाल ले आया था। नाश्ते के नाम पर देवराज चौहान ने कुछ नहीं खाया था। रात पड़े घूसे के कारण गाल को सूजा लग रहा था। बापड़े 9 बजे से 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुंचा। भीतर बैठे देवराज चौहान ने उसे अकेली कार से उतरते देखा था। वो खुद ही साधारण सी कार ड्राइव करके आया था। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने पर उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो उसके पास आकर कुर्सी पर बैठता क्या उठा। जल्दी बोलो, मुझे वापस पहुंचना है, वक्त नहीं है मेरे पास। देवराज चौहान पिट्ठू बैग से लैपटॉप निकालता बोला, आने का शुक्रिया। यह आखिरी बार है। दोबारा तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊँगा, वो तीखे स्वर में बोला। तुम्हारा गैंग 2.5 या 3 साल पहले प्रकाश में आया था, देवराज चौहान बोला। तो उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने देवराज चौहान को घूरा। कोई भी नया गैंग इतनी संगठित तरीके से इतने बड़े पैमाने पर मुंबई में अपने पैर नहीं जमा सकता, परंतु तुमने ऐसा कर दिखाया। तुम्हारे पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि तुम इतनी तेज़ी से उभरे और धंधे पर पैर फैला दिए। इतनी जल्दी तो आदमियों को भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और तुमने तो, क्या तुमने यही पूछने के लिए मुझे बुलाया? बापड़े के दांत भिज गए। नहीं, देवराज चौहान बैग से लैपटॉप निकालते बोला। तो जो बात करनी है वो करो, उसने तीखे लहजे में कहा। तुम्हें कुछ दिखाना है? देवराज चौहान लैपटॉप खोलता बोला। कल तुमने मुझे जो बताया वो सब सच था। सच था? झूठ नहीं बोले? नहीं, मतलब कि जगमोहन से तुम्हारा वास्ता रहा ही नहीं। कितनी बार कहूँ? पापड़े गंभीर दिखा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताया था जिसका आगे का दांत चांदी का है, देवराज चौहान ने कहा। जो तुम्हें धमकी दे रहा, वो मेरी जान भी लेना चाहता है। रात उसने मुझे घेर लिया। उसके हाथ पर लिपटे स्टील का घूंसा मेरे चेहरे पर पड़ गया। तुमने वो घूंसा नहीं खाया, इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि वो कैसा होता है। जल्दी करो, मुझे जाना है। लैपटॉप में से तुम्हें कुछ दिखाना है। 1 मिनट रुको। लैपटॉप में व्यस्त देवराज चौहान बोला। गजानन पाटिल को जानते हो, जो सोनू सावंत का खास आदमी माना जाता है? नाम सुन रखा है। क्यों, कभी बातचीत नहीं हुई? कभी भी नहीं। क्यों पूछा? जाने दो, ये देखो। देवराज चौहान लैपटॉप बापड़े की तरह घुमाता क्या उठा। इसमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसका आगे का दांत चांदी का है। मैं इसी की बात तुमसे कर रहा था। देखा है कभी इसे? मैंने जूम कर रखा उसे। बापड़े ने ध्यान से चांदी के दांत वाले को देखा। नहीं देखा, बापड़े ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुंबई में ऐसा खतरनाक हत्यारा घूम रहा है, तुम जैसे इंसान को तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि मुझे सबका पता हो। ये किसी औरत या लड़की से बात कर रहा है, देखो। शंकर बापड़े ने देखा। बता सकते हो ये किस लड़की से बात कर? नहीं बता सकता। पीछे से उसका सिर और कंधे ही तो नज़र आ रहा है, बापड़े ने कहा। ध्यान से देखो, इस लड़की की खासियत इसके बाल है। पीछे से इसने बालों को खास अंदाज में बना रखा है। ऐसे बाल इक्का दुक्की लड़की ही बनाती है, क्योंकि इसमें वक्त बहुत। कहते कहते देवराज चांद रुक गया। उसने बापड़े की आंखें फैलती देखी। तुम पहचान गए इसे, है ना? देवराज चौहान बापड़े को देखकर आगे झुका। कौन है ये बापड़े? ये हाँ बोलो, कहो बापड़े। देवराज चौहान सतर स्वर में क्या उठा। ये इसे मैंने गोवा में जोएल के साथ। कहते कहते बापड़े ने तुरंत होठ खींच लिए। देवराज चौहान को देखा। मेरे लिए लड़की के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चुप मत रहो, बताओ मुझे। तभी पास के शीशे का कांच तोड़ती गोली ने भीतर प्रवेश किया और बापड़े के सर में घुस गई। बापड़े को झटका लगा, उसका सिर टेबल पर लुढ़क गया। देवराज चौहान ने चौंक कर बाहर देखा। फुटपाथ के साथ सड़क पर किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिस पर 2 हेलमेटधारी बैठे थे।
देवराज चौहान ने देखा पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में तभी रिवॉल्वर का रुख उसी की तरफ है। देवराज चौहान उसी पर नीचे झुक गया। गोली ने पुनः शीशे में छेद किया और रेस्टोरेंट की दीवार में जा घुसी। कई लोगों को ये सब होने का आभास हुआ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और सिर्फ थोड़ा ऊंचा किया तो उस मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से सड़क पर जाते देखा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसने बापड़े को चेक किया, वो मर चुका था। रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच गई। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखी और लैपटॉप को बैग में डालकर बाहर निकल गया। ऐन मौके पर बापड़े की हत्या इस तरह कर दी गई जैसे हत्यारा उसकी बात सुन रहा हो, जैसे हत्यारों को ये भी पता हो कि ये बात कहने से रोकना है। हत्या करने वालों को पहले से ही पता था कि शंकर बापड़े उससे मिलने वाला है, तभी तो वहाँ मौजूद थे। गोली ऐसे मारी गई बापड़े को कि अगली सांस लेने का मौका नहीं मिला। बापड़े की हत्या मामूली बात नहीं थी। उसके गैंग के लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। बापड़े ना मरता तो शायद वो उस लड़की के बारे में बता ही देता। बापड़े की हत्या करके उसे उस लड़की के बारे में बताने से रोका गया था। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की? बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान के मस्तिष्क में ट्रेन की तरह सोचें दौड़ रही थी। फिर भी मरते मरते शंकर बापड़े काफ़ी कुछ कह गया था। उसने कहा इसे जोएल के साथ गोवा में देखा था। जोएल। बापड़े ने जोएल का नाम इस तरह लिया था जैसे वो उसका बेहद करीबी हो, जैसे कि रोज़ कहीं मिलना उससे। बापड़े के करीब के लोगों की छानबीन करके जोएल को ढूंढा जा सकता था। कम से कम ये तो पता लग ही सकता था कि जोएल कौन है और कहाँ रहता है। जोएल हवा में रहता हो सकता है, सॉरी, गोवा में रहता हो सकता है। लड़की का जोएल का गोवा कनेक्शन भी हो सकता है। बापड़े के करीबी लोगों की छानबीन करना ज़रूरी हो गया था कि जोएल का पता लगे। जोएल चांदी के दांत वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकता था, क्योंकि जोएल उस लड़की को जानता था। वो लड़की के बारे में भी बता सकता था। देवराज चौहान के सामने उलझनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जगमोहन का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो ये जानता था कि जगमोहन इन्हीं उलझनों में से किसी उलझन में फंसा है। कम से कम वो चांदी के दांत वाला जगमोहन के बारे में उसे बता सकता था, जो कि उसकी भागदौड़ से नाखुश उसकी हत्या कर देना चाहता था। देवराज चौहान ने 12 बजे सोहनलाल को फ़ोन किया। मेरी अभी प्रसाद से बात हुई है, वह उसके आगे की फुटेज शाम तक पेन ड्राइव में डालकर दे देगा। उधर से सोहनलाल ने कहा। मिलते ही मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। गजानन के बारे में पता कर रहे हो? कर रहा हूँ। इसे उसी काम में लगाओ। उसके बारे में सावधानी से पता करना पड़ रहा है कि कहीं उसके आदमियों को मेरी छानबीन की खबर मिले और वो मुझे पकड़ ना लें। उधर से सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने शंकर बापड़े के बारे में बताया। सुनकर सोहनलाल ने गहरी सांस ली। बोला, बापड़े के मरने से मैं बहुत नुकसान हुआ। वो 1 मिनट और ज़िंदा रहता तो बहुत कुछ खुल जाता। फिर भी वो हमें जोएल का नाम दे पता गया। मैं बापड़े के गैंग के खास आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में जल्दी मत करो। दूसरी तरफ से सोहनलाल ने कहा। क्यों? वो जानते होंगे कि जब बापड़े की हत्या हुई तब तुम उसके साथ थे। उन्हें तुम पर गुस्सा होगा। पर बापड़े को मैंने नहीं मारा। किस किस को समझाओगे? अभी रुक जाओ, देखो कि बापड़े के गैंग में अब क्या हलचल होती है। शंकर बापड़े की हत्या का मतलब है गैंग का मालिक खत्म हो जाना। अब गैंग को कोई संभालता है या नहीं, क्या पता गैंग वालों में आपस में ही सरपरस्ती के झगड़े हो जाए। तुम्हें 24 घंटे इंतज़ार करके माहौल देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सारा गैंग तुम्हारी तलाश में लग जाए। बापड़े की हत्या के जिम्मेदार तुम्हें समझे। ठीक है, मैं दिन भर बंगले में ही हूँ। तुम सीसीटीवी की फुटेज लेकर सीधा यहीं आना। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं किसी को कहकर बापड़े की गैंग के हलचलों की खबर लेता हूँ। अगला दृश्य। शाम 4 बजे तक देवराज चौहान के पास अपने सूत्रों द्वारा खबर आ गई। पता चला कि पुलिस ने शंकर बापड़े की हत्या के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं की और दोपहर 1 बजे तक पोस्टमार्टम के बाद बापड़े की बॉडी को उसकी पत्नी के हवाले कर दिया गया। आगे का काम बापड़े का राइट हैंड माना जाने वाला गुलाम जैदी ने संभाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके साथ ही गुलाम जैदी ने खुद को गैंग का सर्वा घोषित कर दिया। मतलब कि शंकर बापड़े की जगह गुलाम जैदी ने ले ली थी। देवराज चौहान को ये बात अजीब लगी कि गुलाम जैदी इस तरह आनन फानन गैंग का मालिक बन जाए और गैंग का कोई आदमी इसका विरोध न करे। ऐसे में हर कोई गैंग का मालिक बनना चाहेगा। परंतु 6 बजे देवराज चौहान को पहचानने वाले ने आगे की खबर दी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बापड़े के गैंग के 18 लोगों को शूट किया गया। ये वो लोग थे जो गुलाम जैदी के विरोध में आवाज़ें उठा रहे थे। वो उनको गैंग का बड़ा नहीं मान रहे थे। यानी कि गुलाम जैदी के विरोध में उठने वाली आवाज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब शंकर बापड़े की जगह पर गुलाम जैदी मौजूद था। बाकी सब ठीक था। गैंग का ज़रा भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। ना ही गैंग के लोग बापड़े के हत्या हत्यारे को तलाश कर रहे थे और पुलिस भी इस बारे में खास कुछ नहीं कर रही थी। बापड़े जैसे गैंगस्टर की हत्या का मामला एक दिन में ही शांत पड़ गया था। किसी ने भी इस मामले को हवा देने की चेष्टा नहीं की थी और सब कुछ सामान्य हो गया था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। देवराज चौहान जानता था कि कुछ भी शांत नहीं हुआ। सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। बस बापड़े की जगह उसके राइट हैंड गुलाम जैदी ने ले ली थी। बेशक जैसे भी हो, बापड़े उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था। बापड़े ने उसे अपनी ताकत दिखाने की चेष्टा नहीं की थी। दूसरी बार बुलाने पर भी वो आया। लेकिन गुलाम जैदी के बारे में कहना कठिन था कि वो किस तरह पेश आएगा। जगबान के बारे में उसके पास कोई खबर हो सकती थी।
सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली औरत को वो जानता हो सकता है, या उसे जोएल के बारे में पता हो सकता है कि वो कौन है। शाम 7:30 बजे सोहनलाल आया। ये रही उससे आगे की फुटेज। सोहनलाल पेन ड्राइव टेबल पर रखता क्या उठा। मैंने गजानन पाटिल के बारे में पता लगाने की कोशिश की। वो ज़बरदस्त सिक्योरिटी में रहता है, उससे तो बात करना भी कठिन है। उसका फ़ोन नंबर? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं पता लगा। रहता कहाँ है वो? पालील के एक बंगले में, लेकिन वहाँ ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। वो बंगले पर हो या ना हो, पर सिक्योरिटी रहती है। परिवार है उसका? नहीं, अकेला है। वैसे एक औरत लड़की रखी हुई है, यही मुझे पता लगा। तुमने इस एंगल से सोचा कि उससे मिलना हो तो कैसे मिला जाए? देवराज चौहान बोला। वो तुमसे क्यों मिलेगा? बात उसके नहीं, मेरे मिलने की है सोनलाल। मैं तो ये बात समझता हूँ, पर गजानन तो नहीं समझता। वो मुंबई के डॉन सोनू सावंत का खास आदमी है। उसके बहुत से दुश्मन हैं। ऐसे में उसके खुले में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सावधानी के नाते लोगों से कम ही मिलता होगा। तुम समझ ही सकते हो कि ऐसे लोग किसी की नज़रों में आना पसंद नहीं करते। उसके फ़ोन नंबर का पता लगाओ। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। कोशिश करूँगा। उस नवल देशमुख से बात करो, वो कोई रास्ता निकालेगा। दोपहर में उसके पास गया था, परंतु उसने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया और याद दिलाया कि गजानन को ये बात मत बताना कि मैंने तुम लोगों को कुछ बताया है। सोहनलाल बोला। गजानन के बारे में छानबीन मैं करूँगा। देवराज चौहान क्या उठा। इसमें खतरा है, तुम्हें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने सोहनलाल को गुलाम जैदी के बारे में बताया। तो गुलाम जैदी ने बापड़े की गद्दी संभाल ली? जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की उन्हें शूट कर दिया गया, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा ही होता है। इस मामले में गैंग में दो गुट भी बन सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। गजानन का वास्ता बापड़े के गैंग से अवश्य है। कैसे कह सकते हो? जगमोहन को गजानन द्वारा बापड़े के गैंग की तरफ ढकेलना इसी तरफ इशारा करता है। तुम्हें भी तो बापड़े के गैंग की तरफ मोड़ा गया। क्या ये कोशिश भी गजानन की रही होगी? संभव है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। गजानन जानता है कि जगमोहन किस मामले में फंसा था। मैं गजानन से मिलने की कोशिश करूंगा। देवराज चौहान बोला। तुम जोएल को भूल गए। बापड़े ने मरने से पहले तुमने कहा था कि इसे जोएल के साथ देखा था गाँव में। जोएल याद है मुझे। बापड़े तो रहा नहीं, अब हो सकता है गुलाम जैदी जोएल के बारे में बता सके। बापड़े जोएल को जानता था तो इस बात के काफ़ी चांस है कि गुलाम भी जानता हो उसे। देवराज चौहान उठते हुए बोला। गुलाम का फ़ोन नंबर हासिल करना कठिन बात नहीं होगी। मैं गुलाम से बात करूंगा। वो तुम्हारी बात सुनेगा? पता नहीं, पर कोशिश करूंगा। देवराज कमरे में गया और लैपटॉप ले आया। पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और उसे ऑन कर दिया। 2 मिनट बाद स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज दिखने लगी। जगमोहन नवल देशमुख के साथ बातें करता दिख रहा था। फिर नवल को उठकर वहाँ से जाते देखा। उसके बाद वेटर आया तो जगमोहन उससे बात करने लगा। वेटर चला गया। कुछ पीछे की टेबल पर चांदी के दांत वाला बैठा था और उसके सामने बैठी लड़की के कंधे और सिर का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वो बातें कर रहे थे। चांदी के दांत वाले का पूरा ध्यान लड़की पर था। एक बार भी उसने आसपास नहीं देखा था। देवराज चौहान और सोनलाल की नज़रें स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद जगमोहन की टेबल पर लंच लगा गया। जगमोहन लंच करने में व्यस्त हो गया। तब जब जगमोहन का लंच खत्म होने को था, पीछे की टेबल से उस औरत को उठते देखा। चांदी के दांत वाला अपनी जगह बैठा रहा। उसने उठने की चेष्टा नहीं की। उठने के बाद औरत जाने के लिए घूमी। अगले ही पल उसका चेहरा लैपटॉप की स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर दिखा। देवराज चौहान ने उसी पल वीडियो को पॉज कर दिया। अब स्क्रीन पर औरत का चेहरा नजर आ रहा था। वो औरत न होकर लड़की जैसी दिख रही थी। वो 25 से 35 के बीच की थी। उसने खुले गले का टॉप पहना हुआ था। कानों में 1.5 इंच के गोल घेरे की चमकती बालियाँ थी। सिर के बाल बहुत खूबसूरती से बनाए गए थे। रंग गोरा था, कंधे चौड़े थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो इंतहाई खूबसूरत थी और विश्वास से भरी लग रही थी। वो सिर उठाकर पूरे आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। दोनों उसके चेहरे को देखते रहे। मैंने इसे कभी नहीं देखा, सोहनलाल बोला। मैंने भी नहीं देखा, देवराज चौहान ने कहा, पर यह खास है क्योंकि ये चांदी के दांत वाले हत्यारे से रेस्टोरेंट में मिल रही है। क्योंकि इसे शंकर बापड़े भी जानता था। इसके बारे में पता लगाना होगा। ये लड़की मुंबई की नहीं है, ये गोवा की लगती है। चेहरे से गोवानी लग रही है। मुझे अब याद आ रहा है कि इस तरह के बाल गोवा की लड़कियां बनाती है। और बापड़े के होठों से भी यही निकला था कि इसे गोवा में जोएल के साथ देखा था। यानी कि ये गोवा की रहने वाली है। इसे ढूंढना है तो गोवा जाना होगा। कानों में इसने जो बड़ी बड़ी बालियां पहन रखी हैं, इस तरह की बालियां गोवा की लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं। क्या पता इन दिनों ये मुंबई में हो, सोहनलाल ने कहा। पर इसकी खबर गोवा से मिलेगी। ये लड़की हमारे काम की हो सकती है। इससे पता चलेगा कि चांदी के दांत वाला कौन है। चांदी के दांत वाला हाथ लग गया तो जगमोहन के बारे में हमें कोई खबर मिल जाएगी। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। मैं इस फुटेज को लैपटॉप में सेव कर लेता हूँ। तुम पेन ड्राइव ले जाओ और इस लड़की के चेहरे की तस्वीरें निकलवाओ, ताकि तस्वीरें दिखाकर इसे ढूंढा जा सके। देवराज चौहान ने फुटेज सेव की और पेन ड्राइव सोहनलाल को दी। सोहनलाल चला गया। देवराज चौहान ने उसी पल अपनी पहचान वाले को फ़ोन करके कहा कि गुलाम जैदी का फ़ोन नंबर का पता लगाकर उसे बताए। इसके बाद देवराज चौहान सेव रखी फुटेज को आगे देखने लगा।
जगमोहन को बिल देते और जाते देखा। उधर चांदी के दांत वाला लंच कर रहा था। बाद में वो लंच करके चला गया। उसके पास कोई नहीं आया, ना ही उसने किसी को फ़ोन किया, न फ़ोन आया। देवराज चौहान को फ़ोन आया और गुलाम का फ़ोन नंबर बताया गया। देवराज चौहान ने गुलाम को फ़ोन किया। हेलो। तुरंत ही कॉल रिसीव की गई। आज तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, देवराज चौहान बोला। तुमने बापड़े की जगह ले ली। कौन हो तुम? उधर से गुलाम ने तीखे स्वर में कहा। रात पार्टी रखी होगी तुमने। तुम हो कौन? देवराज चौहान। मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी औकात में रहकर बात करो। उधर से गुलाम ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन को जानते हो? मैंने ये नाम नहीं सुना। अपनी बकवास बंद करो। और तब बापड़े मेरे से बात कर रहा था, तब उसे शूट किया गया, देवराज चौहान ने कहा। ओह, तब वो तुमसे बात कर रहा था? गुलाम को संभला। हाँ, तब वो मुझे जोएल के बारे में बता रहा था। देवराज चौहान का सर सतर्कता से भरा था। गुलाम जैदी की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगाए रखा। क्या कहा तुमने? शंकर बापड़े तुम्हें जोएल के बारे में बता रहा था? गुलाम ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, जोएल के बारे में। तुम तो जानते ही होगे जोएल को। मैं कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। मुझे बापड़े ने कहा था कि तुम भी जोएल को जानते। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हो कौन। गुलाम एकाएक भड़क उठा। देवराज चौहान। उधर से गुलाम ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। अगला दृश्य। सोहनलाल 10 बजे उस गोवानी लड़की के चेहरे के 2 प्रिंट निकलवा कर ले आया था और साथ में डिनर पैक करा कर भी लेता आया था। दोनों डिनर करने लगे। मैंने कहीं से नंबर लेकर गुलाम जैदी से फ़ोन पर बात की, देवराज चौहान ने कहा। उसने हाँ तो नहीं की, परंतु उसकी बातों से स्पष्ट लगा कि वह जोहिल को जानता है। मतलब कि गुलाम जैदी हमारे काम का है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो इसके लिए मैं रास्ता सोचूंगा। तुम कल गोवा जाओ सोहनलाल। तस्वीर साथ ले जाओ, इस लड़की को ढूंढने की चेष्टा करो। गोवा में ये लड़की मिलेगी? लड़की मिलेगी या इसकी कोई खबर मिलेगी? बापड़े के मुताबिक ये जोहिल से गोवा में मिली। सूरत, हाव भाव से, पहनावे से ये गोवानी लड़की लग रही है। इसकी तस्वीर तुम्हारे पास है। मेरे ख्याल में तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम यहाँ का मामला संभाल लोगे? हाँ, खाना खाते खाते देवराज चौहान ने कहा। गजानन पाटिल पाली हिल के कौन से बंगले में रहता है? मैं नहीं जानता। मैं पता लगा लूँगा। संभल कर, फंस मत जाना। सोहनलाल क्या उठा। अगला दृश्य। गुलाम जैदी आज दिन भर बहुत व्यस्त रहा था। सुबह होते ही शंकर बाबड़ी की हत्या की खबर आ गई तो उसके बाद शाम तक वो दौड़ता ही रहा था। पुलिस को इस मामले में खामोश बैठने और पोस्टमार्टम के बाद लाश जल्दी देने को कहा गया। गुलाम वही सब कुछ कर रहा था जो उसे बलसार, टोनी और जोएल कह रहे थे। अंतिम संस्कार करके जब वो वापस लौटा तो तीनों पीछे वाले कमरे में मौजूद थे। उसे वहां बुलाकर बताया गया कि असल में धंधों के मालिक वे लोग हैं, बापड़े नहीं था। बापड़े उनके ऑर्डर पर चलता था। अगर वो भी बापड़े की तरह आगे रहना चाहे तो उसे 10% के साथ बापड़े की जगह दी जा सकती है। गुलाम जैदी फ़ौरन मान गया। आखिर इतने बड़े गैंग का मालिक कौन बनना पसंद नहीं करेगा। बेशक उसे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। बेशक वो तीनों के हुक्म मानेगा, परंतु दूसरों के सामने उसका रौब तो होगा, जैसे बापड़े का था। यह सब चलता रहा। दिन ऐसे ही बीता। टोनी, बलसार और जोएल भी दिन भर व्यस्त रहे थे और ऑफिस के पीछे वाले कमरे में थे। वो सब कुछ संभालने की चेष्टा में थे जो बापड़े की मौत के बाद बिगड़ गया था। मेरे ख्याल में सब ठीक है, जोएल बोला। हमने सब ठीक से संभाल लिया है। अब कोई विद्रोह नहीं करेगा कि गैंग का लीडर उसे बनाया जाए। विद्रोह करने वाले मारे जा चुके हैं, टोनी बोला। सबने देख लिया है कि आवाज़ उठाने का क्या अंजाम है। बापड़े की पत्नी से बात कर ली गई है? बलसार ने दोनों को देखा। हाँ, उसे समझा दिया है कि 3 करोड़ उसे दे दिया, वो खुश है, जोएल बोला। लेकिन शंकर बापड़े की हत्या करने वाला कौन? बलसार ने कहना चाहा। ये सवाल मत शुरू करो, हमें कहा गया है इस बारे में हम ना सोचें, टोनी ने कहा। मुझे पता लगा है कि तब बापड़े देवराज चौहान से बात कर रहा। बलसार, जोएल कह उठा, चुप हो जाओ। हमें इस बारे में बात करने को मना किया गया है। बलसार गहरी सांस लेकर रह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर देवराज चौहान बीच में ना आता तो बापड़े जिंदा होता। मैंने तो पहले ही कहा था कि देवराज चौहान को खत्म कर देना। तभी दरवाज़ा खुला, गुलाम जैदी ने भीतर प्रवेश किया। तीनों की नज़र गुलाम जैदी की तरफ उठी। मुझे अभी देवराज चौहान का फ़ोन आया था, गुलाम जैदी ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान का फ़ोन? जोएल के होठों से निकला। ये कौन है? गुलाम ने पूछा। क्या कहा उसने तुम्हें? टोनी की आंखें सिकुड़ी। उसने कहा कि मरने से पहले बापड़े ने उसे जोएल के बारे में बता दिया था। क्या? जोएल के चेहरे के भाव बदले। क्या कह रहे हो तुम? ये बात मुझे देवराज चौहान ने कही। तीनों की नज़रें मिली। सन्नाटा सा ठहरा हुआ। गुलाम की निगाह तीनों के चेहरे पर जा रही थी। तुमने क्या कहा? बलसार बोला। मैंने उसकी बात को भाव नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया, गुलाम ने कहा। तुम जाओ। और देवराज चौहान है कौन जो? जाओ गुलाम, इस बारे में फिर बात करेंगे। गुलाम जैदी बाहर निकल गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि बापड़े ऐसी कोई बात मुंह से निकाल सकता है, जोएल गुस्से से बोला। उसने ऐसा कर दिया है। बलसार का स्वर गंभीर था। क्या पता उसने हम तीनों के बारे में देवराज चौहान को बता दिया हो कि गैंग हम चलाते हैं। वो तो अपहरण के तौर पर दुनिया के सामने नजर आता है, टोनी बोला। जो बात कभी खुली नहीं वो अब खुल गई।
मुझे यकीन नहीं कि बापड़े ने ऐसा किया होगा। जोएल ने इनकार में सिर हिलाया। तो देवराज चौहान को तुम्हारे नाम का कैसे पता चला? बलसार ने जोएल को देखा। जब बापड़े मरा तब वो देवराज चौहान से ही बात कर रहा था, टोनी बोला। बापड़े ने ज़रूर बताया होगा। इसका एक ही हल है कि देवराज चौहान को ख़त्म कर दिया जाए। हमें उसकी इजाज़त लेनी होगी। इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? देवराज चौहान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, तो हमें इस बारे में बात करनी होगी। आखिर देवराज चौहान चाहता क्या है? जोएल ने दांत भींच कर कहा। हम नहीं जानते, पर बापड़े ने एक बार बताया था कि वो अपने साथी जगमोहन को ढूंढ रहा है। जगमोहन का हमसे क्या मतलब? जो वो मेरे ख्याल में हमें देवराज चौहान से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, बलसार ने कहा। टोनी, हाँ, तुम बात करो। मैं? तुम भी कभी बात कर लिया करो, हर बार हम ही बात करते हैं। टोनी ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बैल गई कि फ़ौरन उधर से आवाज़ कानों में पड़ी। तुम लोगों का जो काम है वो करो, देवराज चौहान की तरफ ध्यान मत दो, कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। टोनी ने फ़ोन कान से हटाया। बलसार और जोएल की निगाह उस पर थी। हमारी बातें सुनी जा रही हैं, टोनी गंभीर स्वर में बोला। उधर से जवाब मिला है कि हम अपने काम की तरफ ध्यान रखें। और देवराज चौहान? जोएल तीखे स्वर में क्या उठा। हमें सिर्फ अपना काम देखना है, यही हमसे कहा गया है, टोनी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वो कौन था के 5वें भाग। तो चलिए दोस्तों, वो कौन था के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।